हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 1 दिसंबर है और 30 नवंबर के टॉपिक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि मेरे नोट्स बहुत हैंड रिटन नोट्स है एंड सिंपल एंड ईजी फॉर्मेट में है। आपको ये पसंद भी आ जाएंगे। उसके साथ में आपको एक छोटी सी चीज़ और करनी है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपको चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है। उससे क्या होगा, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, अगर वीडियो 60 मिनट्स की है यूट्यूब पर तो आपको यहाँ 30 मिनट्स में अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ 1 घंटे 10 मिनट की है तो यहाँ 35 मिनट्स में अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह आपका 50% टाइम रिड्यूस होगा। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कल हमने पूछा था, आनंद मठ की स्थापना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, आज तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उनके मिनिस्टर कौन है? तो आपको उनका नाम बताना है। देखो, ये एक आपको हाथी दिख रहे होंगे। ये एक लेंटाना केमारा नाम से एक जो हमारे पौधा होता है उससे बनी हुई है और उसको सजावट के लिए काम में लिया जाता है। कितने अच्छे हाथी दिख रहे हैं। तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये देखो, ये फोटो भी डाला है मैंने साथ में लेंटाना केमारा का। ये देखो, ये फोटो है उसकी इमेज। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमको समझनी है। उसके अलावा एक हलाल सर्टिफिकेट है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ट्राइबल वेलफेयर के रिलेटेड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसको भी हमको समझना है और फास्ट ट्रैक कोड को भी समझना है। तो आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए हैं। बहुत शानदार एक इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसका भी एडिटोरियल आया है, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और ये लेंटाना केमारा की हमने इमेज भी डाली है आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वो कैसे होते हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट लॉन्चेज फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसको? फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का पहला ऑक्शन लॉन्च किया है। तो अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है? हमारे लिए काम की न्यूज़ है कि मिनरल्स क्या होता है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स को देखो। मिनरल्स का मतलब होता है नेचुरल सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जिनका निर्माण होता है। उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब आपको बताना है मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है मेटेलिक, एक होता है नॉन मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक का मतलब होता है जिसके अंदर मेटल पाया जाता है, जिसके अंदर जैसे एग्जांपल है आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनको बोलते हैं मेटेलिक, जो अपने क्या बोलते हैं मेटेलिक मिनरल्स। उसके अलावा नॉन मेटेलिक जिसके अंदर मेटल नहीं पाया जाता है, जैसे कोल, मिका, जिप्सम, लाइमस्टोन, ये सारे कौन से? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब साथ के साथ ये पढ़ लिया तो हमको और क्या समझना पड़ेगा, क्रिटिकल मिनरल्स क्या क्या होते हैं। तो हर देश के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट मेंटेन की जाती है कि ये मिनरल ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। और अगर ये नहीं हो ये मिनरल्स तो पूरी इंडस्ट्री खत्म हो सकती है, इतनी बड़ी वैल्यू होती है इन मिनरल्स की। तो भारत के अंदर भी मिनरल्स की एक लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। यानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल्स जरूरी होते हैं उनको बोला जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं? तो इंडिया के अंदर 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट जारी कर रखी है ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने। एक्सपर्ट कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसके अंदर एक्सपर्ट कमेटी है, उनके द्वारा ये लिस्ट इशू की गई है। अब उसके अंदर देखो, मैं नाम बता देता हूँ आपको। 30 क्रिटिकल मिनरल्स के नाम आपको एक बार याद रखना है और जब आप एग्जाम देने जाओ यूपीएससी का मई के अंदर 28 मई को, तब 27 मई को आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी है। उससे क्या होगा, उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि इसका क्वेश्चन आ सकता है, अभी प्रीलिम्स में आ सकता है कि ये 4 नाम है, इनमें से क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं। कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4। ठीक है, तो मिनरल्स के नाम सुनो। एंटीमोनी, बेरेलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेपनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइबोयम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटास, आरडब्ल्यू और राइनियम, सिलिकॉन और उसके अलावा स्ट्रोंथियम, टेंटालम और टेल्यूरियम, टिन और उसके अलावा टाइटेनियम, टंगस्टन और वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम एंड कैडमियम। हाँ, एक बार में आपको याद तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे, 2-3 बार इसको पढ़ लोगे तो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा कि ये ऑप्शन है। उसके अलावा इंडिया है सेटअप एक काबिल, इंडिया ने एक खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, नाम याद रखना कंपनी का, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, एक जॉइंट वेंचर है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, टू एंश्योर ए कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स टू इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। यानी हमारे इंडियन मार्केट के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं उनकी कंसिस्टेंट सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एक जॉइंट वेंचर की स्थापना की गई है। उसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब क्रिटिकल मिनरल्स अराउंड द ग्लोब के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं? तो लिथियम 2017 से 2022 के अंदर इसकी डिमांड ट्रिपल हो गई है, क्योंकि लिथियम की बैटरीज बनती है और अभी इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बैटरी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो लिथियम की बात हो गई। उसके अलावा कोबाल्ट इंक्रीज्ड बाई 70%, और कोबाल्ट की जो डिमांड है वो 70% से बढ़ गई है 2017 से 2022 के अंदर। निकल की डिमांड 40% से बढ़ गई है इन 5 सालों में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार द मार्केट फॉर एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स रीच्ड $320 मिलियन इन 2022। अब आप इस चीज़ को समझो, $, जो 320 मिलियन है 2022 के अंदर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से जो एनर्जी ट्रांजिशन का मार्केट है, जो मिनरल्स का मार्केट है, वो इतना बढ़ चुका है।
और रिसोर्स रिच नेशन कौन कौन से, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, तो इंडोनेशिया है, नामीबिया, ये एग्जाम्पल है सिर्फ, एंड जिम्बाब्वे। तो ये ऐसी कंट्रीज है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। अभी देखो, इंडिया बेक्स यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल फॉर नॉट लिविंग। अभी क्या हुआ है, इंडिया ने क्या किया है कि जैसे हमारा इजराइल देश से हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन अभी एक यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इजिप्ट के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है। और इजिप्ट ने क्या प्रस्ताव लाया है, इजिप्ट बोलता है कि जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स जो कि सीरिया का हिस्सा है, उसको इजराइल को छोड़ना पड़ेगा ऐसा। तो ये इसके पक्ष में, इस डिसीजन के फेवर में इंडिया ने वोट दिया है। एक तरह से इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट दिया है। तो अभी हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमको क्या समझना है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या होता है, तो यूएनजीए इज द ओनली यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यानी देखो, एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, उसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है, इकोनॉमिक काउंसिल होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। तो ये सब ऑर्गन किसके हैं, यूनाइटेड नेशंस के। लेकिन उसमें सबसे अच्छा ऑर्गन, बड़ा ऑर्गन कौन सा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके अंदर क्या होता है, 193 मेंबर्स है और ईच हैज इक्वल वोट। उसके अंदर 6 मेन कमिटी है, एक तो डिजार्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटी, उसके अलावा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी, द सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमिटी, और स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमिटी, याद रखना है आपको। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमिटी और लीगल कमिटी। इस तरह 6 कमिटी है, किसका पार्ट है, ये सब पार्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। याद रखना, डिजार्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमिटी, स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमिटी, और द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमिटी, और द लीगल कमिटी। ठीक है। उसके अलावा जो फंक्शन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन सुनो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपॉइंट से सिक्योरिटी जनरल, यानी वो एक सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यानी सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करने का काम कौन, किसके द्वारा किया जाएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो सबसे पहले यूएनएससी से एक रिकमेंडेशन आएगी कि एक सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करना है, किसके अंदर, यूएनएससी के अंदर। और उसके बाद उसको अपॉइंट करने का काम यूएनजीए का है। नॉन परमानेंट मेंबर्स टू सिक्योरिटी काउंसिल, यानी यूएनएससी के अंदर जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको इलेक्शन करने का काम किसका है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। उसके अलावा यूएन बजट को अप्रूव करना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यूएन का जो बजट होता है उसको अप्रूव करने का काम किसका है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। एंड इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करना, इंटरनेशनल लॉ डिस्कशन को मेंटेन करना, और डिबेट्स को मेंटेन करना। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें पर फोकस किसका होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और अगर कोई डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, तो वो सब इसी असेंबली में होते हैं, ताकि उसका बेनिफिट ये मिले कि वर्ल्ड लेवल पर कुछ डिसीजन लेकर आया जा सके। चलो ये टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि 24,000 करोड़ रुपए किसको एलोकेट किए गए, जो हमारे ट्राइबल क्लास पीपल है, ट्राइबल ग्रुप्स के लोग पीपल है, उनको दिया गया है। तो अब हमको क्या समझना है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मैं आपको न्यूज़ दिखा दूंगा अभी। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। तो 1973 के अंदर डेबर कमीशन की रिकमेंडेशन पर एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की स्थापना की गई थी 1973 के अंदर। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप विच आर लेस डेवलप्ड अमंग ट्राइबल ग्रुप। और उन्होंने क्या किया, एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की स्थापना की जो कि लेस डेवलप्ड है, अमंग ट्राइबल्स के अंदर भी जो सबसे कम डेवलप्ड है, उनको बोला जाता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। उसके बाद 2006 में जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है उसको रीनेम किया गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, पीवीटीजी बोला गया। 1975 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, डिक्लेयर किया था 52 सच ग्रुप्स, यानी जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है उसके अंदर 52 ऐसे ग्रुप्स को डिक्लेयर किया था 1975 के अंदर। और 23 एडिशनल ऐड किया गया था 1993 में। इस तरह टोटल 75 आउट ऑफ 705 शेड्यूल ट्राइब, टोटल शेड्यूल ट्राइब कितनी है 705, उसमें से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कितने हैं 75। और उनमें से 75 में भी मोस्टली कहाँ है, तो मोस्टली सबसे ज़्यादा ओडिशा के अंदर पीवीटीजी है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता लगाएंगे कि ये पीवीटीजी है, तो सबसे पहले उनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और स्टेगनेंट, यानी अगर उनकी पॉपुलेशन या तो रुक गई है या और डाउन हो रही है, या उनमें लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा कम है, और उसके अलावा उनकी रिटर्न लैंग्वेज जो उनकी पर्टिकुलरली उनकी लैंग्वेज है वो एब्सेंट हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको किस ग्रुप में डालेंगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही याद रखना कि 1975 के अंदर 52 को ऐड किया गया था, और उसके बाद 23 एडिशनल्स को ऐड किया गया था 1993 के अंदर। एंड 2006 के अंदर जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था उसको रीनेम कर दिया गया था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ये देख लिया। और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की स्थापना मतलब क्रिएशन कब हुआ था, 1973 के अंदर डेबर कमीशन की रिपोर्ट पे। तो ये टॉपिक भी समझ लिया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पढ़ लिया, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को समझ लिया है। चलो ये टॉपिक मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो, कैबिनेट अप्रूव्स रुपीज 24,104 करोड़ आउटले फॉर ट्राइबल वेलफेयर। तो ट्राइबल के वेलफेयर के लिए ऐसा किया है। और इसके अंदर देखो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का नेम आ रखा है।
बस। और 24,000 में से 15,336 करोड़ तो सेंट्रल के द्वारा फंड किया जाएगा और 8,768 करोड़ को स्टेट के द्वारा फंडिंग की जाएगी। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अपने लिए मेन न्यूज़ अपने ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी थी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। चलो ये टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्रिटिकल मिनरल्स भी समझ लिया है। उसके बाद एक लेंटाना कैमरा, जो अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी, इसको समझना है हमको। ये स्मॉल पेरेनियल सर्ब है विच फॉर्म्स एक्सटेंसिव डेंस एंड इम्पेनेट्रेबल थिकेट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो ये हमारी लेंटाना कैमरा है, ये एक ऐसी प्रजाति है, ये एक सर्ब है, यानी एक झाड़ियों की तरह है। और उस झाड़ी के अंदर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है और इम्पेनेट्रेबल, यानी वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, तो ये कहाँ से आई है? तो ये एक इन्वेजिव स्पेसी है और ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से आई है। सबसे मेन लाइन याद रखना, कहाँ से आई है? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से आई है। उसके बाद ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, यानी ये आक्रमणकारी विदेशी स्पीसीज है। और उसके अलावा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर 1807 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और टाइपिकल रीजन्स एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑर्नामेंटल प्लांट का मतलब होता है सजावट का प्लांट, यानी जो हमारा ये प्लांट है, जो ये पौधा है, ये एक तरह से ऑर्नामेंटल प्लांट है। इस झाड़ी का यूज कहाँ किया जाएगा? सजावट में। अभी आपको हाथी के फोटो दिखे थे, कितने अच्छे हाथी बने हुए हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें तो ये दूसरी फसलों को खराब भी नहीं करेगा, प्लस इसका प्रॉपर यूज करके हम सजावट के सामान में यूज ले सकते हैं। चलो ये चीज़ देख लिया आपने। उसके बाद जो ये थिकेट कवर्ड वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड स्टॉपिंग द नेचुरल लाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर अदर फ्लोरा एंड फाउना। अब इस चीज़ को समझ लो कि जो ये थिकेट्स है, जो कवर्ड वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी बहुत ज़्यादा जगह को घेरते हैं एक तो ये, और स्टॉप करते हैं नेचुरल लाइट को। और इतनी ज़्यादा जगह को घेरते हैं कि अगर इनके नीचे कोई छोटा मोटा पौधा हो ना, तो उस पर लाइट पहुंचने देते हैं, अंदर के हिस्से में तो लाइट पहुंचती नहीं है। और न्यूट्रिशन फॉर अदर फ्लोरा एंड फाउना, अदर फ्लोरा एंड फाउना को ना तो उनको लाइट मिल पाती है, और दूसरा न ही उनको न्यूट्रिशन मिल पाता है। आपने देखा होगा कितनी बड़ी झाड़ी है, तो नीचे के पौधे तो वैसे ही मतलब बेकार हो जाएंगे। और टॉक्सिक सब्सटेंस इन इट, और इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, बहुत जहरीला सब्सटेंस इसके अंदर पाया जाता है। ऑल्सो इन्वेडेड, इसने इन्वेड किया है अदर वाइल्ड लाइफ, क्या नाम है, इसने क्या किया है? ऑल्सो इन्वेडेड अदर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, रिवर बैंक्स एंड द प्रोजेक्ट टाइगर एरिया। तो इसके अंदर अदर वाइल्ड लाइफ रिजर्व, रिवर बैंक्स और प्रोजेक्ट टाइगर एरिया, सब जगह इसने इन्वेड कर दिया, मतलब सब जगह ये प्रजाति पाई जाती है। नाम क्या है? लेंटाना कैमरा। उसके बाद इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीसीज जो विदेशी है वैसा। तो इट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट इंडिजीनियस, जो कि खुद की नहीं है, भारत की खुद की नहीं है, और नेटिव टू द पर्टिकुलर एरिया, यानी उसी पर्टिकुलर एरिया की नेटिव नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको क्या बोला जाएगा? इन्वेजिव स्पीसीज। कोज एक्सटेंशन ऑफ नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसका मेन काम क्या होता है? ये नेटिव प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर एक्सटेंशन, यानी उसमें जो भी कमी एक्सटेंशन आ जाता है। अब आप सोचिए कि अगर ये इन्वेजिव स्पीसीज है तो ये क्या करेगी? भारत की जो लोकल स्पीसीज है उनको खत्म करने का काम करेगी। तो एक्सटेंशन का कारण क्या है? लेंटेना कैमरा। इंट्रोड्यूस इन एन एरिया बाई शिप, जो शिप बोलेक्स्ड वाटर होता है, एक्सीडेंटल रिलीज एंड मोस्टली बाई ह्यूमंस। तो अब एक चीज़ को समझ लो कि क्या ये इन्वेजिव स्पीसीज जो आई है वो ऐसे आ गई है? तो नहीं, उसके अंदर जो शिप होता है, शिप बोलेक्स्ड वाटर होता है, यानी शिप के अंदर जो पानी होता है एक्स्ट्रा, उस पानी से चिपक कर या उस पानी में तैर कर भी आ सकती है। उस पानी में तैरने का मतलब जैसे कि फसल उसके अंदर चली गई हवा से या कैसे भी, और धीरे धीरे वो इंडिया में आ गई, और इंडिया के जो तट के किनारे धीरे धीरे उगने लग गई, वहाँ से पूरे एरिया में फैल गई, ऐसा बोल सकते हैं। उसके अलावा एक्सीडेंटल रिलीज हो गया, और मोस्टली बाई ह्यूमंस, और सबसे ज़्यादा ह्यूमंस का इसमें जिम्मेदार है। जब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारी इन द सेंस हमारे देश पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, मेरा ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई विशेष स्नेह नहीं है, मुझे तो वैसे भी जो ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसी पसंद नहीं आती है, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब शासन था इंडिया के ऊपर, तो कहने का मतलब है कि उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि जो हमारी स्पीसीज है, लोकल प्रजातियों को खतरा पहुंचाने का काम उनका हमेशा से था, और वहाँ की इन्वेजिव स्पीसीज को वो यहाँ पर लेके आए, और धीरे धीरे ये इन्वेजिव स्पीसीज अभी हमारे नेचुरल सिस्टम का भी पार्ट बन चुकी है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो ये वाला जो लेंटेना कैमरा वाला पौधा है वो सब जगह मिल जाएगा आपको, ऐसा। चलो ये टॉपिक देख लिया है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया हैव कम डाउन। अभी क्या हो गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है किसके अंदर? अर्बन एरिया के अंदर, वो धीरे धीरे कम डाउन हो चुकी है। तो अभी हमको क्या समझना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट के टाइप्स क्या होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं? तो पहले समझो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक छोटा सा काम है जिस पर काम तो 2 आदमियों का है, लेकिन उस पर 5 आदमी वर्किंग कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा अगर आदमी किसी काम पर वर्किंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड, ट्रेस्ड इन एग्रीकल्चर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ इंडिया। और इनको क्या कहते हैं? ट्रेस किया जाता है एक तो एग्रीकल्चर के अंदर। अब इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर ही पूरे परिवार घुसा होता है, और जबकि जरूरत 2 आदमी की होती है। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ इंडिया, और इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उसमें भी सेम बात है। अगर किसी को रोजगार भी मिल गया लेकिन कोई भरोसा नहीं है, उसको कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। और एक्चुअल में जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं उसमें तो कोई रूल्स भी नहीं होते कि इस आदमी को कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली कि उसके अंदर क्या होता है कि जितनी जरूरत होती है उससे ज़्यादा आदमी काम करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सीजन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर।
और कभी तो सीजन वाइज रोजगार मिल जाता है, वापस सीजन जाते हैं, जैसे सर्दी के अंदर है तो सर्दी के अंदर अलग रोजगार होगा, गर्मी के अंदर अलग रोजगार होगा, और जैसे सीजन खत्म हुआ उसके बाद, जैसे आइसक्रीम का सीजन है वो गर्मी में ज़्यादा चलता है, सर्दी में कम चलता है, इस तरह अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग रोजगार मिलता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी एक आदमी को उसकी स्किल के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है, या अगर जॉब अवेलेबल है अच्छी स्किल के लिए लेकिन उसके पास वो स्किल ही नहीं है, तो कुल मिला के अल्टीमेटली मिसमैच बिटवीन जॉब एंड द स्किल्स, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। डू नॉट गेट जॉब ड्यू टू लैक ऑफ रिक्विजिट स्किल्स, लैक ऑफ एजुकेशन लेवल, यानी जो उनका एजुकेशन लेवल होता है वो भी कम होता है उन लोगों का जिनको ये रोजगार मिला हुआ है। अगर आपकी एजुकेशन ही कम है, आपके पास रिक्विजिट स्किल्स नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो रोजगार पर जिस आदमी की रिक्वायरमेंट है वो तो आप हो नहीं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता है, वैसे ही वैसे जॉब थ्रेटन भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जॉब थ्रेटन यानी जॉब को जो नुकसान होता है वो किससे होता है, टेक्नोलॉजी के बढ़ने से ऑटोमेटिक आदमी बेरोजगार होते जाते हैं, जिसको बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक आदमी ने स्विच कर दिया है जॉब को, तो उस ड्यूरेशन में जब तक स्विच करने के बाद जब नई जॉब मिलती है या नई जॉब को सर्च कर रहा है, उस ड्यूरेशन में 3-4 महीने जो भी टाइम उसका घर पे निकला है, मतलब उस टाइम पे उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अनएम्प्लॉयमेंट को इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। टाइम लेग बिटवीन द जॉब वेयर, यानी जॉब अवेलेबल कहाँ है लेकिन जॉब होने के साथ, अगर जैसे मेरी बात सुनो, क्या होगा, या तो जॉब है वो मान गए लेकिन उसने क्या किया, जॉब को स्विच कर दिया है, जॉब को छोड़ दिया है, और उस ड्यूरेशन में वो दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, वो न्यू जॉब के लिए जब सर्च कर रहा है तो उस ड्यूरेशन, बीच के ड्यूरेशन को बोला जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। ठीक है। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट डिस्पैच जॉब कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पीपल होते हैं वो वर्किंग इनफॉर्मली, यानी पीपल क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मली, यानी ज़्यादातर काम क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल लेवल पर काम कर रहे हैं, तो उनके पास ना तो प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, ना उनके पास लीगल एग्रीमेंट है, कभी भी उनको प्राइवेट संस्था निकाल सकती है। तो इस तरह ये भी एक तरह से सबसे बड़ा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं इसको, कि वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, कि आदमी कभी भी निकल सकता है। ठीक है, ये टॉपिक भी समझ में आ गया। अब एक टॉपिक और ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, मैं उसको बताता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक सुनो, सेंटर टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 वुमेन्स ग्रुप्स फॉर यूज इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए वुमेन्स ग्रुप को कितने 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे। तो अब आप सोच रहे हो कि जो 15,000 वुमेन्स ग्रुप है उनको ड्रोन्स दिए जाएंगे, तो क्या ड्रोन्स को उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखो क्या होता है, अगर वो उसको लीज पर दे देते हैं या उसको रेंट पर देते हैं ड्रोन्स को, तो उससे वो हर साल 1 लाख रुपए की इनकम कमा सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट उसके लिए प्रयास करने वाली है। चलो, तो अभी हमारे लिए ये न्यूज़ काम की नहीं है कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, हमारे लिए काम की न्यूज़ है ड्रोन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले ड्रोन को और क्या बोला जाता है, तो अनमेन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल भी बोला जाता है, कि जिसके अंदर क्या होता है कि अनमेन्ड एयरक्राफ्ट यानी ये बिना इंसान के चलने वाला व्हीकल है। उसके बाद ओरिजिनली इट इज़ डेवलप्ड फॉर मिलिट्री एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, यानी जो मिलिट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री होती है उसके लिए इसको सबसे पहले डेवलप किया गया है। कैन रेंज फ्रॉम रिमोटली पायलटेड टू एडवांस ऑटोनॉमी, इसको रेंज किया जाता है फ्रॉम रिमोटली, जो रिमोट एरिया होते हैं या एडवांस्ड एरिया होते हैं वहाँ तक ये जा सकती है। अब आप एक सोचिए कि एक छोटी सी लोकेशन पे भी अगर आपको पहुँचाना है तो ड्रोन के थ्रू आप किसी भी चीज़ को पहुंचा सकते हो। एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले इसको डिफेंस सेक्टर में एज ए वेपन को डिलीवर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, यहाँ तक कि ड्रोन से आजकल अटैक भी किया जा सकता है, तो ये एक तरह से वेपन के रूप में यूज किया जा सकता है। हेल्थ केयर के अंदर, जैसे अभी तेलंगाना के अंदर अभी स्पेशली हुआ था कि जब कोविड-19 था तो वैक्सीन को रिमोटली एरिया में पहुंचाया गया, किसके थ्रू पहुंचाया गया, ड्रोन्स के थ्रू। तो आपको ये याद रखना है कि डिलीवरी वैक्सीन इन रिमोट एरिया बाई तेलंगाना, और तेलंगाना के अंदर पहुंचाया गया था बाई तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैन बी स्प्रेड, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खाद होता है, बीज होता है, मेडिकल की दवाइयाँ होती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका भी छिड़काव किया जा सकता है। मॉनिटर करना यानी सर्विलेंस करना असेट्स का। उसके अलावा स्वामित्व स्कीम, एक नाम सुना हो, उसको लॉन्च किया गया था बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए थे पूरे देश के अंदर सभी विलेजेस के, यानी विलेज की मैपिंग की गई थी। तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए थे वो विलेज की मैपिंग की गई थी, उसको ड्रोन्स के थ्रू किया गया था। तो आप सोचिए मॉनिटरिंग का काम भी किसका है, ड्रोन सेक्टर का। अब कुछ इश्यूज भी है, अगर कुछ भी चीज़ का बेनिफिट होता है तो साथ के साथ उसके इश्यू भी होते हैं। जैसे उसका इश्यू क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्म्ड अटैक, यानी अभी क्या हो गया, जैसे जैसे ड्रोन्स बहुत सस्ते मिलते हैं तो उसके कारण क्या होता है, कोई भी आदमी उसे खरीद सकता है और उससे आर्म्ड अटैक, यानी जो आर्मी पर अटैक करना, जम्मू कश्मीर में जम्मू ड्रोन अटैक हुआ, आप सोचिए कहीं पर भी ड्रोन को ऊपर भेजा, उसके थ्रू बॉम्ब ब्लास्ट किया जा सकता है। डिलीवरी ऑफ वेपन, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर वेपन पहुंचाना हो बहुत आसान हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, आतंकवादी इसके अंदर रिमोट एरिया के अंदर ड्रोन का यूज करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर वेपन आसानी से भेज सकते हैं। डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, और उसमें क्या होता है, आदमी का पता भी नहीं चलता है वो कहाँ बैठा है, ठीक है, और सिर्फ ड्रोन को पकड़ा जाता है और ड्रोन के थ्रू बॉम्ब ब्लास्ट भी किया जा सकता है। डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स की डिलीवरी यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रग्स की डिलीवरी करनी हो तो इस ड्रोन सिस्टम का यूज करके किया जा सकता है। तो ये अपने आप में इशू है और उसमें पुलिस वाला कुछ कर भी नहीं सकता है। जो पुलिस है वो नीचे से देखती रहती है लेकिन ऑप्शंस कुछ नहीं होते, क्योंकि उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो कि ये हम बोल सकते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। अभी मैंने आपको ये भी समझा दिया था, कैबिनेट ने अप्रूव की है 24,104 करोड़ की आउटले फॉर ट्राइबल वेलफेयर, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को हमने समझ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक समझो, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर्स। अभी क्या हो गया कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम है उसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम क्या है, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा पैसा खर्च किया जाएगा। 60-40 का रेशियो होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के केस में, और हिमालयन जो स्टेट्स होते हैं उसके केस में
90% तो सेंट्रल खर्च करती है और 10% कौन खर्च करती है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं। ये चीज़ है, तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब हमको समझना है फास्ट ट्रैक कोर्ट होते क्या है। तो इसको पहली बार किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, 11th फाइनेंस कमीशन इन 2000, यानी जो सन 2000 की बात है उसके अंदर 11th फाइनेंस कमीशन था, उसके द्वारा इसको पहली बार रिकमेंड किया गया था। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसके अंदर जो पेंडेंसी है उसको कम करना, कोर्ट के अंदर जो केसेस की पेंडेंसी है उसको कम करना है। सेंटर क्रिएटेड, उस टाइम पे सेंटर ने क्रिएट किए 1734 कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की गई थी स्टेट्स के अंदर 5 सालों के लिए, ठीक है। और 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी फंडिंग बंद कर दी थी इन दीज कोर्ट्स की, जो ये कोर्ट्स थे फास्ट ट्रैक कोर्ट, उनकी फंडिंग बंद कर दी। तो इसके बाद 2011 में एक तरह से बंद हो गया फास्ट ट्रैक कोर्ट। उसके बाद एक केस हुआ था 2012 के अंदर, गैंग रेप केस हुआ था, निर्भया केस बोलते हैं उसको। तो दिसंबर 2012 में जब गैंग रेप और मर्डर केस हुआ था निर्भया केस का, तो यूनियन गवर्नमेंट ने, सबको ध्यान होगा, उसके बाद अन्ना हजारे ने तो लोकपाल के लिए किया था, लेकिन उसके बाद उसमें पूरे देश में निर्भया केस के हिसाब से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था सरकार का। तो उस टाइम पे एक सेटअप किया, एक निर्भया फंड को सेटअप किया गया है, याद रखना, एक निर्भया फंड को सेटअप किया गया था। कब सेटअप किया गया था, दिसंबर 2012 के अंदर। तो एक निर्भया फंड को सेटअप किया गया था उस टाइम पे, एक तो निर्भया फंड को सेटअप किया गया, उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को अमेंड किया गया, उसी के थ्रू ये जो जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट आया था उसको, उसके अंदर अमेंडमेंट आया उसी के बाद, और सेटअप किया गया फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था कि अगर कोई भी महिला सेक्सुअली हरास होती है तो उनके केस को रिजोल्व करने के लिए स्पेशली फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। सेम अदर स्टेट्स, और इसको कुछ अदर स्टेट जैसे यूपी, जम्मू कश्मीर, बिहार के अंदर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई रेप केसेस के अंदर, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स एक्सपेक्टेड टू एंश्योर स्विफ्ट डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस, यानी बहुत ही स्विफ्ट यानी स्मूथली तरीके से जस्टिस डिलीवर होना चाहिए किसको, व्यक्ति को, हर व्यक्ति को प्रॉपर्ली जस्टिस डिलीवर हो। इसका उद्देश्य किसका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का। इन 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक स्कीम फॉर सेटिंग अप 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई एरोज द कंट्री फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग रेप केसेज, यानी सिर्फ ये रेप केस के अंदर ही एप्लीकेबल है। याद रखना, अगर किसी लड़की, किसी महिला का रेप हो जाता है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई थी 2019 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेज होती है उसकी जो डिटरेंस है उसको कम करना, उसको मजबूत करना, लोगों के अंदर डर हो कि हाँ कोर्ट के अंदर बहुत जल्दी जस्टिस मिल जाता है। उसके बाद जून 2023 तक की बात सुनो, 1.74 लाख केसेज, यानी 1,74,000 जो केसेज है उनको रेप के, उनको डिस्पोज कर दिया गया किसके द्वारा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के द्वारा। तो ये केसेज बहुत कम नहीं होते 2023 तक, 2019 में तो स्थापना हुई, और 1.74 लाख केसेज रेप के उनको डिस्पोज कर दिया गया, लेकिन और स्पीडी जस्टिस भी दिया गया फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के द्वारा। और अभी 763 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है, आर करंटली फंक्शनल एरोज 29 स्टेट्स। अभी टोटल कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 763, और उनमें से 412 कोर्ट तो स्पेसिफिकली जो छोटे बच्चों के लिए, पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड, जो छोटी बच्चियाँ होती है उनसे रिलेटेड है। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़े, हमने सारी चीज़ें समझ ली कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कब आया, उनकी रिकमेंडेशन कब हुई, किस फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली। अब समझो चैलेंजेस क्या है। तो एक होता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा इशू है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बने हुए हैं, आप कभी उनकी स्थिति देखोगे तो बिल्कुल जर्जर हो गए, बहुत सारी जगह तो स्पेशल उनकी खुद की मतलब जगह ही नहीं है कोर्ट की, वो दूसरी किसी एक छोटे से कमरे में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना हुआ है, इस तरह की तो स्थापना हो रही है। जैसे अभी हम कभी जाते हैं कोर्ट्स के अंदर तो बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि कोर्ट बिल्कुल एक छोटे से रूम में बना हुआ है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है वो बहुत ज़्यादा गलत है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लो डिस्पोजल रेट्स। हमने ये तो बता दिया कि 1.74 लाख केसेज को हमने डिस्पोज कर दिया, लेकिन आपको पता है वो कितने हैं, ओनली 19% केस को हमने डिजोल्व किया है, सिर्फ 19%, मतलब 80% केस अभी भी पेंडिंग है। तो लो डिस्पोजल रेट्स, उसके अलावा लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, कि सिर्फ ये रेप केस से रिलेटेड, ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का एक ही मकसद है कि अगर रेप से रिलेटेड कोई भी केसेज हो, सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड केसेज हो तो उनको डील करना, तो उनका जुरिस्डिक्शन भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है, वो स्पेसिफिक केसेज को ही डील करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी चल रही है, और लेक ऑफ ट्रेनिंग, यानी जजेस को भी प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं मिलती है, इसके कारण डिले इन जस्टिस मिलता है। और जस्टिस के अंदर अगर डिले होता है तो वो, आपने सुना होगा एक लाइन, डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। इसका मतलब हो गया अगर किसी को न्याय समय पर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा उसको न्याय मिल ही नहीं रहा है। तो ये हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट को अच्छे से समझा है, उसके चैलेंजेस को भी समझ लिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक समझो, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है, बहुत शानदार एडिटोरियल आया है, अच्छे से समझना है आपको, बहुत जोरदार एडिटोरियल है। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अभी आपने देखा होगा हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की भरमार चल रही है, जहाँ देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चलती है। तो अभी हम देखेंगे एक्टिवा इलेक्ट्रिक आ चुकी है, कार इलेक्ट्रिक आ चुकी है, इसके अलावा जो डबल डेकर बसेज आती है वो इलेक्ट्रिक आ चुकी है, और सब जगह आपको बसेज देखोगे तो इलेक्ट्रिक बसेज, हाइड्रोजन वाली बसेज, इस तरह अलग अलग टाइप की बसेज आना स्टार्ट हो गई है। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात ही कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसको टॉपिक को हमको समझना है। तो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ग्लोबल लेवल पर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स है उसके कारण कार्बन का उत्सर्जन कितना होता है, 25%, और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है 15%। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा एमिशन उनसे होता है, 25%।
तो अगर मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो ऑटोमेटिकली कार्बन का एमिशन कम होगा और जो हमारा नेट जीरो कार्बन की ओर हमारा टारगेट है वहाँ हम पहुँच सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है, मैं साथ ही साथ बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लो कि उसके बेनिफिट्स क्या हुए। एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। उसके अलावा अगर वर्ल्ड के अंदर 50 पोल्यूटेड सिटी है टोटल, जो फर्स्ट 50 पोल्यूटेड सिटी है उसके अंदर इंडिया के अंदर 35 सिटीज़ है। आप सोचिए कि जो मोस्टली पोल्यूटेड सिटीज़ है पूरे वर्ल्ड के अंदर 50 पोल्यूटेड सिटीज़ में से इंडिया के अंदर 35 तो इंडिया के अंदर ही है। मतलब हमें कितनी ज़रूरत है कि हम पोल्यूशन को कम करें, रिड्यूस करना है साथ के साथ। ये तो हो गया पहला, एनवायरमेंटल की पोल्यूशन को कम करना, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना। दूसरा, हमें और क्यों जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, तो दूसरा है रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। आप समझिए एक चीज़ को, अभी क्या हो रहा है कि हमारे अगर ट्रांसपोर्ट के करने के लिए हम क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं। तो आप सोचिए कि पेट्रोल डीजल कहाँ से, हम मोस्टली पेट्रोल एंड डीजल को इंपोर्ट कर रहे हैं। 95% जो पेट्रोल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोल और डीजल को यूज किया जाता है, तो इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। लेकिन अगर वही हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज करने लग जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग जाएगा, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वो कम हो जाएगी। जो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है पेट्रोल्स को, जो पेट्रोल डीजल को, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल हो जाएगा और जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड बहुत इशू चल रहा है। हमारा एक टारगेट है नेट जीरो कार्बन का इंडिया का 2070 तक का। उसके अलावा लो कार्बन एमिशन का हमारा टारगेट है, और अगर हमें उस विजन को पूरा करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री की ओर बढ़ना होगा। पोटेंशियल सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कमिट किया है कि हम 30% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे। तो अब नई कार जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएंगे, नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएगी। तो इस तरह इंडिया बेसिस पर अगर आप बात करो तो आने वाले भविष्य के अंदर जो एक्सपोर्ट है, अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। हमारे इंडिया में जितना उसका कंजम्पशन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर व्हीकल्स एक्चुअली सस्ते हैं। आप कंपेरेटिवली दूसरे देशों के कंपेरिजन में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स को, इलेक्ट्रॉनिक कार्स को, तो हमारे जैसे टाटा की इलेक्ट्रॉनिक कार सबसे सस्ती कार 9 लाख में मिल रही है। लेकिन आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो वो बहुत महंगी मिलती है। तो वहाँ पर हमारे देश से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का। तो इस तरह ये इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल सोर्स भी बन सकता है। उसके बाद अर्बन प्लानिंग एंड लाइवबिलिटी, कहने का मतलब लिवेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारे देश के अंदर एक प्रॉपर्ली अर्बन प्लानिंग हो जाएगी। और जैसे शहरों के अंदर इतना पोल्यूशन फैल रहा है, शहरों के अंदर जो इतनी बड़ा इश्यू चल रहा है पोल्यूशन का, वो सब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा, हमारे को एक प्रॉपर लिविंग लाइफ मिलेगी, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो हम बोलते हैं, रहने के लिए जो जीवन अच्छा स्तर है वो मिलेगा हमें। तो ये हमारे को समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की हमने ये टॉपिक तो समझ लिया, लेकिन चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है कि डीकार्बनाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन। अब एक छोटी सी चीज़ समझो, हमने ये तो समझा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से हम कोई कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, ये चीज़ तो हमने बताई नहीं। ऑथर कहना चाह रहा है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आउटपुट के टाइम पे तो आपने कार्बन के उत्सर्जन को कम कर दिया, क्योंकि पेट्रोल से कार्बन का उत्सर्जन होता है, लेकिन आपने पेट्रोल को करके अल्टरनेटिव सोर्स का, पेट्रोल को कम करके अल्टरनेटिव सोर्स क्या यूज किया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। उसके कारण कार्बन का उत्सर्जन तो कम हो जाएगा। ये तो हो गया आउटपुट की बात। पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी उसको चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोयले पर निर्भर है पूरा भारत अभी। और जब कोयला, अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिएगी तो कोयले का, हम कोयले की खुदाई भी ज़्यादा करेंगे, कोयले की माइनिंग भी ज़्यादा करेंगे। जब कोयल की माइनिंग ज़्यादा होगी तो उससे कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली आपने आउटपुट पर तो फोकस कर दिया, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को कम कर, मतलब कार्बन को कम करने का। लेकिन इनपुट पर क्या, जो इनपुट सोर्स है उसका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इलेक्ट्रिसिटी, उसके तो कार्बन का उत्सर्जन और बढ़ जाएगा, तो बात तो बराबर हो जाएगी। तो इसलिए ऑथर कहना चाह रहा है कि हमको क्या करना होगा, हमें इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अपनाना होगा, और वो है रिन्यूएबल एनर्जी। हमें इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट करना होगा। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से ही आएगी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि इनपुट पर भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, आउटपुट पर भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हम नेट जीरो कार्बन की ओर, टारगेट की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल कार्बन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। आप एक चीज़ समझिए कि क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिर्फ गाड़ी, जैसे पेट्रोल, अभी जैसे कार होती है तो कार में क्या पेट्रोल से ही कार्बन का उत्सर्जन होता है, नहीं। जैसे कार बनती है तो कार के अंदर मेटल से कार बनती है, उसके अंदर जैसे स्टील का यूज होता है, जो भी उसके अंदर जिस बॉडी का यूज होता है, तो उसको भी मशीन के अंदर जब उसका पूरी लाइफ साइकिल के टाइम पे जब पूरी कार बनती है तो उस जैसे 15 दिन में बनी, फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्चुअली एक दिन में बन जाती होगी कार तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो आप समझो कि जैसे एक दिन में कार बनी है तो उसकी जो पूरी साइकिल है, एक दिन का पीरियड, उसमें क्या होता है, मेटल को वो आकार दिया जाता है, तो सब चीज़ों में कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो हमें पूरा फोकस किस पे होना चाहिए। इस तरह ये भी एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने क्या सोच दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमने पेट्रोल का यूज कम कर दिया, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी स्टील बॉडी का यूज होगा, उसके अंदर जो स्टील यूज होगा तो स्टील पर भी तो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस चीज़ पर तो हमने फोकस ही नहीं किया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद टेक्नोलॉजी बैरियर टू इलेक्ट्रिफिकेशन, सबसे बड़ा इशू है टेक्नोलॉजी का बैरियर। अभी हमारे यहाँ लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर जो बैटरी का यूज किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में उसका भंडार नहीं है, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये हम इंपोर्ट पर हेवीली रिलायंस है। तो ये अपने आप में जो गाड़ियों के अंदर जो उसका रॉ मटेरियल है उस पर तो हमारी रिलायंस है। तो हम कैसे अपने आप को इतना बड़ा टारगेट पूरा कर पाएंगे जो चीज़ हमारे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, जिसका स्टॉक हमारे पास बहुत कम है।
उसके बाद फाइनेंशियल चैलेंज पोस्ट बाई, और आप सोच रहे हो कि टेक्नोलॉजिकल बैरियर कैसे है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो बता पाए कि हमारे यहाँ किसके भंडार, लिथियम के भंडार कहाँ है। अगर सैटेलाइट के थ्रू या इससे कुछ भी किरणों के थ्रू पता चलता है कि यहाँ लिथियम का भंडार है, तो ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि लिथियम क्या है, तो क्रिटिकल मिनरल है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो चैलेंज होता है फेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर, तो ईवी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज, तो फाइनेंशियल चैलेंज क्या है, फाइनेंशियल चैलेंज है ईवी है कॉस्टली, बहुत महंगी पड़ती है। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कार एक्टिवा है वो 1,30,000 1,50,000 की है, तो जो नॉर्मल पर्सन है वो उसको बियर नहीं कर सकता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू क्या है, फाइनेंशियल चैलेंज। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है। अब आप बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे इशू है, तो मैं समझा देता हूँ उसको। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, लैक ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स की कमी है, हमारे रोड पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। लो मार्केट पेनिट्रेशन, अभी तक इसने मार्केट को कैप्चर किया ही नहीं है, सिर्फ कुछ ही % हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का लोग यूज कर रहे हैं। तो जब ये 30% स्टेक मार्केट के अंदर अचीव करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो रहा है वैसा। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव समझ लो साथ के साथ, फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फेम स्कीम 2, उसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। उसके अलावा नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है। क्या गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है उनके द्वारा, कि उन्होंने कहा कि हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी करनी है, और हर 25 किलोमीटर पर दोनों साइड में, हाईवे के दोनों साइड में चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। एक तो छोटी ग्रिड होनी चाहिए, चार्जिंग पॉइंट अलग होता है, एक चार्जिंग स्टेशन अलग होता है। चार्जिंग पॉइंट तो 3-3 किलोमीटर पर मिल जाएंगे, और चार्जिंग स्टेशन 25-25 किलोमीटर पर मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनका काम क्या होता है, ये हाउसिंग को इस तरह बनाना, जो नए हाउस बने उसके अंदर आपको स्पेस रखना है आगे की साइड में, जिसके कारण क्या होगा, 20% स्पेस किसके लिए रखना है, पार्किंग के लिए, और जिसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फैसिलिटी होनी चाहिए इन रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में। तो ये गाइडलाइन किसने इशू की है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा उन्होंने अमेंड किया है मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ 2016 को। इसका रीजन क्या है, ताकि आगे की साइड में थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करो, जिसके कारण इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज लगाया जा सकता है। उसके बाद हाई टैक्सेज ऑन पेट्रोल एंड डीजल, तो अब इस चीज़ को समझ लो। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आने के बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल अभी रेट कम की नहीं है, अभी भी 100, 110, 90 से ऊपर ही चल रहा है। अगर पेट्रोल की रेट सस्ती हो जाएगी तो कोई भी लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए पेट्रोल ऑलरेडी मतलब सस्ता हो जाएगा, तो वो ईवी क्यों खरीदेंगे, क्यों 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सरकार ने क्या किया है कि पेट्रोल डीजल के टैक्सेस बढ़ा दिए हैं पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर, और इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल होते हैं उस पर भी टैक्स को कम कर दिया है। उसके कारण लोगों का ध्यान किस पर जाए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को परचेज करने पर। अदर कंट्रीज के अंदर भी सुन लो, जैसे यूके है, नॉर्वे है, साउथ कोरिया है, कैलिफोर्निया, इनका पूरा फोकस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर लगा हुआ है। यहाँ तक कि नॉर्वे में तो 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल्स का टारगेट रखा है 2025 तक, कि हमको केवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल करनी है 100%, मतलब पूरी सेल। अभी 80% पे है और 2025 तक वो 100% करना चाह रहे हैं नॉर्वे के अंदर। अब वर्ल्ड वाइड लेवल पे 5 टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सबसे ज़्यादा मतलब कंजम्पशन कर रही है, और वो उसके अंदर एक तो नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड और चाइना। याद रखना, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नीदरलैंड हो गया एंड चाइना हो गया। चाइना अपनी एनिमी कंट्री है, बट हमको कभी कभी दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि आप सोचिए कि जिस सेक्टर में आप देखिए चाइना, हर सेक्टर में चाइना का नंबर 1 आता है, 1, 2, अब टॉप 5 के अंदर इसमें भी चाइना है। तो चाइना ने जहां लोग सोचते हैं वहां वो उससे पहले प्लानिंग कर लेता है। अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि मतलब कल या परसों ही पढ़ा था, एयर स्पेस के अंदर जो मतलब हमारा जैसे एयरफोर्स है वैसे स्पेस फोर्स बनती है, तो उसके अंदर केवल दो देश ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, तो यूएसए और चाइना, दोनों ने बहुत बड़ी ग्रोथ अचीव कर ली है। और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में देख लीजिए, चाइना के अंदर बहुत बड़े ऐसे रोबोट बन गए हैं जो कि क्या करते हैं, जो मिसाइल, बड़े बड़े जो डिफेंस के जो उपकरण होते हैं उनको उठाकर ले जाने का काम करते हैं। बट इंडिया में ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो हमको ये, अगर हमारा कोई एनिमी है तो हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि हमें कंपटीशन इतना होना चाहिए कि हमें चाइना को भी पछाड़ना है ऐसा। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। वे अहीड क्या होंगे, तो गवर्नमेंट, सबसे मेन चीज़ हमको एक ही कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज होना चाहिए। अगर कोई गाड़ी है जैसे पुलिस स्टेशन, वो अलग बात है क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में ऐसी गाड़ियाँ चाहिए जो बहुत ज़्यादा चार्ज होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस है। हर पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है, जो बड़े बड़े स्टाफ्स है, सभी पर लीगली उनको बाउंड किया जाए कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही यूज करें, पेट्रोल व्हीकल का यूज करना ही नहीं है उनको। तो गवर्नमेंट सेल्फ यूज बाय गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जाए गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। उसके बाद स्पेसिफिकली हमको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कुछ फंड तैयार करने चाहिए गवर्नमेंट को, और उसके लिए चार्जिंग स्टेशन के ऊपर ही खर्चा होना चाहिए, जिसके कारण लोगों को ये डर नहीं रहे कि हमारी गाड़ी बीच में बंद हो जाएगी। इनोवेशन थ्रू फाइनेंशियल मॉडल्स, फाइनेंशियल मॉडल्स का यूज करके इनोवेशन करना है हमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई को भी इसमें बीच में आना चाहिए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्पेसिफिकली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम के थ्रू क्या करना चाहिए कि बैंक्स को स्पेसिफिकली बोलना चाहिए कि जो ईवी के लिए इतना लोन अवेलेबल है, इसके कारण भी ईवी सेक्टर को बूस्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, कि अगर ईवी सेक्टर को इतना पैसा दिया जाएगा, लोगों को ईवी खरीदने के लिए स्पेसिफिकली लोन मिलेगा। अगर ऐसा सब चीज़ें पॉसिबल होती है तो उसके कारण क्या होगा,
लोग ईवी की और जो इंडस्ट्री है वो और ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगी। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, लोगों को अपडेट किया जाए, अवेयर किया जाए, और टेक्निकल जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, अभी भी चार्जिंग जो गाड़ियाँ होती है वो जल जाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग जाती है, तो ये भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकालने की भी हमें जरूरत है। और सस्टेनेबल मोबिलिटी, हमारा फोकस केवल आउटपुट पे नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही बढ़ावा देना है, हमारा फोकस ये भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो कोल इंडस्ट्री की जगह है, उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर कन्वर्ट करें, जिसके कारण क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारे देश के अंदर जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो कि ग्रीन, मतलब जो सोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज होने चाहिए। इनपुट के टाइम पे भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, आउटपुट के टाइम पर भी कार्बन का उत्सर्जन कम होना चाहिए। उसके अलावा जो उसकी प्रॉपर पूरी लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर भी उसको प्रॉपर्ली कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो, ऐसा कुछ हमको सस्टेनेबल मोबिलिटी लाने की जरूरत है। तो ये टॉपिक हमने समझ लिया। अब हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पढ़ लिया, उसके अलावा हमने और क्या टॉपिक देखे थे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को देख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो इंडस्ट्री है उसको अच्छे से समझा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था एक्चुअली, तो इसको मुझे पढ़ाना बहुत जरूरी था। उसके बाद हमने फास्ट ट्रैक कोड को अच्छे से समझा है, और क्या टॉपिक्स पढ़े हैं हमने। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ ड्रोन टेक्नोलॉजी को, आज बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक आए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझ लिया है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी है इंडिया के अंदर उसको देख लिया है। उसके अलावा एक लेंटाना कैमरा नाम से जो इन्वेजिव स्पीसीज है उसको भी बहुत अच्छे से समझा है, उसका मैंने डायग्राम भी आपको दिखा दिया था, फोटो। और लिथियम जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उसकी सिचुएशन भी देख ली थी, उनके नाम एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेप्नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिबेडियम, नाइबोयम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटास, REE, रेहेनियम, सिलिकॉन, स्टेंटियम, टेंटालम। और टेंटालम अभी हमने 3 दिन पहले टॉपिक पढ़ा था, टेंटालम को अच्छे से समझा था। उसके अलावा टेलोरियम, टिन, क्योंकि क्या है कि टेंटालम जो था वो अभी जस्ट हमको मतलब ब्रह्मपुत्र वैली के किनारे पे हमको थोड़ा बहुत पता लगा है, तो अभी उसकी कंफर्मेशन आई नहीं है, बट हाँ सारी चीज़ें हमको देखनी है। वो भी टेंटालम और लिथियम तो आपको ध्यान में रखना ही है। निकल भी हो गया, टिन हो गया, टंगस्टन हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, जेरकोनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, कैडमियम हो गया। इस तरह ये हमने 30 जो मिनरल्स होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स उनको देखा है। मिनरल्स को भी समझा है कि मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। उसके अलावा एक टॉपिक और देख लो, बस सारे टॉपिक्स हो गए हैं आज के। अब एक टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, व्हाट इज द बिहाइंड द हलाल सर्टिफिकेट बैन इन यूपी। तो आपको कुछ नहीं समझना, इसका टॉपिक मैंने ऑलरेडी समझा दिया था आज से 5-6 दिन पहले, बट फिर भी मैं आपको एक बार वापस समझा रहा हूँ। क्या हुआ है कि देखो यूपी के अंदर क्या एक स्पेशल कम्युनिटी के द्वारा पूरे इंडिया लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक स्पेशल कम्युनिटी के द्वारा क्या किया जाता है कि हलाल ब्रांडिंग की जाती है। किस पर ब्रांडिंग की जाती है? हलाल ब्रांडिंग। तो हलाल ब्रांडिंग का यूज़ किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट पे, और जो स्पेशल कम्युनिटी है वो हलाल ब्रांडिंग वाली चीज़ें ही खरीदते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इसके कारण क्या इशू आ रहा है कि एक स्पेशल कम्युनिटी का फोकस किस पे होता है, उनकी ही कम्युनिटी को प्रमोट करना और उनसे ही रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसको खरीदना। तो ये एक तरह से कंपटीशन को भी कम कर रहा है, एंटी कंपटीशन है कि एक स्पेसिफिक ब्रांडिंग की जा रही है। और ऊपर से हलाल जो हलाला ब्रांडिंग होती है, हलाल ब्रांडिंग वो कभी भी आप किसी भी जो हमारा जो फूड मतलब बोलते हैं हम अब SAI जो फूड सिक्योरिटी हमारा जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड सेफ्टी एंड जो मतलब अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इस टाइप की ब्रांडिंग को ऑफिशियली रजिस्टर नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी बिना परमिशन के इस टाइप की ब्रांडिंग की जा रही है। जब अब SAI जो बॉडी है उसके द्वारा जब उसकी हम ब्रांडिंग को देखते हैं तो उनके द्वारा स्पेशली 1 या 2 टाइप की ही ब्रांडिंग होती है, और उसी को ही किसी भी प्रोडक्ट पर उसी की ब्रांडिंग करना मैंडेटरी है। लेकिन ये जो स्पेशल कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से स्पेशल ब्रांडिंग करती है, और इसके जो भी इंडिया के अंदर जो भी संस्थाएं हैं वो उनके हर प्रोडक्ट पर इस टाइप की ब्रांडिंग कर देती है। उसके बाद जो स्पेशल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इसी टाइप का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इसको बोलते हैं हलाल सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के भी अगेंस्ट है और लीगली अलाउड भी नहीं है। फिर भी इस तरह का जो ब्रांडिंग की जा रही थी बिना विदाउट परमिशन ऑफ द SAI, और जबकि ऑलरेडी एक टाइप की ब्रांडिंग होनी चाहिए, लेकिन इस टाइप की स्पेसिफिकली स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करके जो ब्रांडिंग की गई है वो क्या कर रही है, देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ भी है, क्योंकि उसके अंदर फंडिंग की जाती है बहुत सारे अलग अलग लोगों को। तो ये एक तरह से गलत है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि हलाल सर्टिफिकेट बैन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये टॉपिक हमने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझे। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आए थे, इसलिए मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आया। और आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। हम UPSC शॉर्ट पास करेंगे। ये देखो हाथी कितने प्यारे लग रहे हैं सजावट के बाद। तो हमने जो इन्वेजिव स्पीसीज है लेंटाना कैमरा, उसका यूज़ सजावट के अंदर किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और क्वेश्चन आपको बताना है हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, वो उसका आंसर देना है। आनंद मठ की स्थापना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ये UPSC में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। चलो अच्छे से टॉपिक को समझिए। टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और इसके लिए मैं आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।